हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का पार्ट जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। इसमें हम जो क्लास नंबर है ये क्लास नंबर 13 है और ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 10 अक्टूबर 2018 का शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ मिल्क, यानी कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो दूध है, मिल्क है, उसकी डेंसिटी नापने के लिए यूज किया जाता है लैक्टोमीटर, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ से हम ये भी देख लें कि जो हाइड्रोमीटर है इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, किस मेजरमेंट में किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए किया जाता है। वहीं बात करें बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए, यानी कि दबाव नापने के लिए किया जाता है। और थर्मोमीटर आप सभी को पता है टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता है। तो इन सबको भी आपको इनके साथ याद रखना है। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल इन ऑटोमोबाइल्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग ऑटोमोबाइल में यात्रा की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो जो ऑडोमीटर है ये ट्रेवल डिस्टेंस जो ऑटोमोबाइल्स है इनमें इनकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब उसी तरीके से हम देखें जो स्पीडोमीटर है इसका यूज किस में किया जाता है। तो जो इंडिकेट करने के लिए आपने देखा होगा जो व्हीकल्स होते हैं उसमें इंडिकेटर लगा रहता है, किस स्पीड पर व्हीकल चल रही है, तो उस नापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। पेडोमीटर जो भी किसी भी पर्सन है उसकी स्टेप्स नापने के लिए, स्टेप्स कितनी स्टेप्स वो तय किया है उसको नापने के लिए पेडोमीटर यूज किया जाता है। और टेकोमीटर यूज किया जाता है किसी भी रोटेशन स्पीड को मेजर करने के लिए, रोटेशन स्पीड को मेजर करने के लिए टेकोमीटर का यूज किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये जो मीटर्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द टू क्वांटिटीज ऑफ द विलो हैव द सेम एसआई यूनिट एसोसिएटेड, यानी कि नीचे दी गई दो मात्राओं में से इसमें समान एसआई इकाइयां संबंधित हैं। तो जो स्पीड है और वेलोसिटी है, यानी कि वेग और चाल इन दोनों की जो एसआई यूनिट होंगी वो सेम होंगी। और इनकी एसआई यूनिट क्या होंगी, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस जो भी ट्रेवल डिस्टेंस हुई है टोटल, और टोटल टाइम, यानी कि डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर, और टाइम की कितनी हो जाएगी यूनिट सेकंड, या फिर इसको कन्वर्ट हम करें तो किलोमीटर पर हावर भी इसको लिख सकते हैं। पर एसआई यूनिट की बात हो रही है तो एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों की ही जो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार किया है, काफ़ी बार रिपीट होता है। तो जो ग्रेविटी जी है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड नहीं करती है। तो जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी एम द्रव्यमान का कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर डिपेंड नहीं करता है जब वो नीचे गिरती है, यानी कि मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट एम, यानी कि कोई एम द्रव्यमान की वस्तु जब नीचे गिरती है तो उसके जो द्रव्यमान है उस पर निर्भर नहीं करता है, उसके मास पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि कोई एम द्रव्यमान या 10 किलो की बात करें 10 केजी का कोई द्रव्यमान मास है, या फिर दूसरी बात करें 20 केजी का कोई मास है। अब ये दोनों एक साथ एक ही बराबर डिस्टेंस से नीचे गिरती हैं तो एक साथ ही ये नीचे पहुंचेंगी। तो इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो इनका मास है इन पर डिपेंड नहीं करता है गुरुत्वाकर्षण जी। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कार मूव्स 100 मीटर विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, देन द वर्क डन बाय द कार इज, यानी कि एक कार 50 न्यूटन के निरंतर बल के साथ 100 मीटर चलती है। फिर कार द्वारा किया गया कार आपसे पूछा गया है। तो वर्क इक्वल्स टू हमने बात की थी, ये काफ़ी फेवरेट फॉर्मूला है, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ग्रुप डी में। तो वर्क इक्वल्स टू होगा एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो वर्क हो रहा है, यानी कि जो फोर्स है वो और डिस्टेंस ट्रेवल है 100 मीटर की, वो एक ही डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि जो थीटा है इन दोनों के बीच में एंगल है वो हो जाएगा 0 डिग्री, और कॉस थीटा
जो कॉस जीरो है उसका वैल्यू होगी 1। तो W इक्वस टू हो जाएगा F इंटू डी। अब कितना फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का लग रहा है, और डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, 100 मीटर है, यानी कि 5000 जो वर्क होगा वो 5000 जूल होगा, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई द्रव्यमान दिया गया है 12 किलोग्राम का, एक वस्तु है 5 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ घूम रही है, वस्तु के पास गतिज ऊर्जा क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा आपसे पूछी गई है, तो ये क्या होती है, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/2 ये हो जाएगा, मास कितना है 12 kg है, और इसका वेग दिया गया है वस्तु का 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 × 5 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 6 टाइम 5 3 ज़ा 30 और 3 5 ज़ा 15, यानी कि 150 मीटर 150 जूल इसका काइनेटिक एनर्जी होगी। इसकी एनर्जी जो इकाई है जूल होगी एनर्जी की, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कई क्वेश्चन डायरेक्टली आप इनकी यूनिट से भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, डेटा जो है सेम दे दिया जाता है और इसकी सिर्फ इकाइयाँ चेंज होती हैं, तो इकाई आपको पता है तो इकाई से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन गोज डीप इनसाइड द टारगेट बिकॉज इट पोजेसेस, यानी कि बंदूक से दागी गई गोली लक्ष्य के अंदर गहराई में चली जाती है क्योंकि उसके पास होती है रसायन ऊर्जा, ताप, गतिज ऊर्जा या फिर संभावित ऊर्जा। तो जो भी संभावित ऊर्जा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर इसको बोला जाए स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी। अब ये तो रेस्ट की बात हो गई, तो ये तो होगा नहीं। हीट और केमिकल एनर्जी ये भी नहीं होगा। अब जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी यानी कि गतिज ऊर्जा होगी जिसके कारण वो ट्रेवल कर रही है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज ऑफ, यानी कि किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो जो भी वातावरण का बात करें उसके हम रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण से प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश इज आल्सो कॉल्ड आर डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि किसको एक विचलन दर्पण भी कहा जाता है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर हैं इनको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डैश इज कांस्टेंट, यानी कि ओम के नियम के अनुसार स्थिर कौन सी है। तो ओम का नियम क्या कहता है, वी वोल्टेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। अब यहाँ से एक जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है तो V इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, R इंटू आई। अब V अपॉन आई ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर होगा, और वो R कांस्टेंट क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, यानी कि V अपॉन आई होगा। तो B इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि निम्नलिखित में से विद्युत प्रवाह के हीटिंग प्रभाव पर आधारित है। जो इलेक्ट्रिक करंट है ये इलेक्ट्रिक हीटर जो है ये दर्शाता है किसको, हीटिंग इफेक्ट को, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एक्सेप्ट, यानी कि न्यूट्रॉन जो है सभी एटम्स में प्रेजेंट है सिवाय किसके। तो आपको ये बताना है। तो हमने बात की थी, एक फॉर्मूला हमने दिखाया था इसके थ्रू, जो प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था, यदि हमें कोई ए उसका मास है, द्रव्यमान है, और उसका जो एलिमेंट है एक्स कोई एलिमेंट है, और जेड उसका परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है। तो जो एटॉमिक नंबर है जेड, जेड एटॉमिक नंबर है, इसको हम प्रेजेंट कर देखते हैं एटॉमिक नंबर से, और ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ से तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर से, और वहीं ए इसको दर्शाता है मास को, एटॉमिक मास को दर्शाता है, और ये किसको दर्शाता है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को दर्शाता है, क्या, एटॉमिक मास। अब जो हाइड्रोजन होगा इसके बारे में हम इस फॉर्म में इसको लिखे तो हाइड्रोजन 1H1 की फॉर्म में होगा,
यानी कि इसमें 1 तो प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉन के बारे में बात करें हम तो मास कितना है इसका, 1 है। यहाँ से देखें तो मास 1 है, प्रोटॉन की संख्या 1 है, प्लस न्यूट्रॉन कैलकुलेट करें तो 0 हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो किसमें जो है न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, तो हाइड्रोजन में मौजूद नहीं है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 19 ग्राम ऑफ वाटर इज, यानी कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल्स की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हम देखें तो ये क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय क्या होगा, किसके बराबर होगा, मोलर मास के बराबर होगा। मोलर मास, मोलर मास के बराबर होगा। यानी कि 1990 ग्राम जो दिया गया है मास दिया गया है। अब मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करें तो H2O, यानी कि हाइड्रोजन 1 + 1, 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1, और ऑक्सीजन है तो इसका मास कितना होगा 16, यानी कि 18 इसका हो जाएगा H2O का मोलर मास। तो 90/18 यानी कि 5 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शेप, शेप की डेफिनेशन दी गई है, यानी कि आकार। अकॉर्डिंग टू अ टाइप ऑफ मैटर शेप डिफर्स डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज सॉलिड हैव डेफिनेट शेप while liquid acquired the shape of their container and gases as such डोंट हैव एनी शेप, यानी कि आकार के बारे में एक परिभाषा दी गई है कि पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार भिन्न होता है। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है ठोस का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उस उनके कंटेनर और गैस के बारे में बताया गया है कि आकार को प्राप्त करते हैं जैसे कि कोई आकार उनका नहीं होता है। तो करेक्ट है, शेप के बारे में तो डेफिनेशन करेक्ट है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट। वहीं सेकंड दिया गया है filling a water container. It is property of matter to allow decreases in volume under high pressure and gases. तो this property यानी कि एक पानी के कंटेनर को भरना, यह उच्च दबाव के तहत मात्रा में कमी और गैसों को इस संपत्ति को दिखने की अनुमति देने के लिए पदार्थ की संपत्ति है। तो ये तो हो जाएगा रॉन्ग सेकंड वाला, तो केवल ए ट्रू होगा, ओनली ए इज ट्रू, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोरोजन, कोरोजन ऑफ डैश इज अ सीरियस प्रॉब्लम, यानी कि क्षरण एक गंभीर समस्या है। तो कोरोजन आपने सुना होगा, जो आयरन होता है उसमें जंग लगती है उसी को कोरोजन कहा जाता है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली एक्सोथर्मिक, यानी कि निम्नलिखित में से एक अत्यधिक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। तो एक्सोथर्मिक प्रक्रिया क्या होगी, डिसॉल्विंग सल्फ्यूरिक एसिड इनटू वाटर, यानी कि पानी में सल्फ्यूरिक एसिड का घुलना, इसको कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डैश इज एडेड हाइड्रोकार्बन्स इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसको बहुत तेज प्रतिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में जोड़ा जाता है। तो किसको जोड़ा जाता है, Cl2 को जोड़ा जाता है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है। हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विथ एक्सेस ऑफ concentrated H2SO4 results in the dehydration of ethanol to give, यानी कि इथेनॉल के निर्जलीकरण में केंद्रित H2SO4 परिणामों की अधिकता के साथ 443 केल्विन पर हीटिंग किया जाता है तो एथेनॉल क्या देगा, तो एथेनॉल क्या देगा, इथेन देगा, इथेन, यानी कि बी है इसका करेक्ट आंसर। वहीं 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां। In Newland's law of octaves, iron which resembles dash and dash in properties has been placed far away from these element, यानी कि जो अष्टक का नियम है, ऑक्टेव ऑक्टेव रूल है, ऑक्टेव लॉ है किसका, न्यूलैंड का। यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हुए है, यानी कि अष्टक का जो नियम है न्यूलैंड का, उसमें क्या है, लोहे दो गुणों में समान है, कौन कौन से एक जैसे दिखते हैं, इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया है। तो जो कोबाल्ट और निकल है, ये इनमें जो प्रॉपर्टी है लोहे के तरह ही है, यानी कि आयरन के तरह ही है, पर इनको दूर दूर रखा गया है। तो किसको दर्शाता है, तो ये कोबाल्ट और निकल है, यानी कि 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 वाले तत्व को पहचानना है। तो कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन
जो है इसका परमाणु विन्यास, परमाणु संख्या क्या है 8 है, और इसको किस तरीके से भरा जाएगा 2,6 की तरह इसको भरा जाएगा, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल लिनियस इज नॉन एज द, यानी कि कार्ल लिनियस किसके रूप में जाने जाते हैं, तो जो कार्ल लिनियस हैं इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है, वर्गीकरण के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कार्ल लिनियस को, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैवेलिरिया स्मिथ क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू अ डैश किंगडम, यानी कि कैवेलिरिया स्मिथ हैं, इन्होंने जीवों को कितने वर्गीकरणों में विभाजित किया है, तो ये यहाँ पर आपको सुधार लेना है, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और किसने कितने किंगडम में इनको विभाजित किया गया है। तो अभी बात की थी हमने जो कार्ल लिनियस है, इन्होंने जिनको कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किया कहा जाता है, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, और किस आधार पर बांटा गया था, एक तो वेजिटेबल के आधार पर और सेकंड बांटा गया था एनिमल के आधार पर। फिर इनको डिफर किया है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फिर सबसे ज़्यादा फेमस है आर.एच. विटेकर, आर.एच. विटेकर, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आर.एच. विटेकर इन्होंने 1959 में एक सिद्धांत दिया है और इसी को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये क्या क्या है, मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगई और एनिमल। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है आर.एच. विटेकर के द्वारा, और कैवेलियर स्मिथ के द्वारा दिया गया है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें क्या क्या ऐड हुए हैं, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, क्रोमिस्टा, प्लांट, फंगई, एनिमल, यानी कि प्लांट हुआ, फंगई हुआ, एनिमल और प्रोटिस्टा, ये 4 तो कॉमन है। अब इन्होंने मोनेरा की जगह पे क्या लिया है, एक तो बैक्टीरिया लिया है और एक क्रोमिस्टा लिया है, तो ये इन्होंने दिया है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ सेरेब्रम, यानी कि सेरेब्रम का निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है। अब जो सेरेब्रम है ये जो अग्र मस्तिष्क रहता है इसका ही एक पार्ट है, यानी कि ये तो करेक्ट है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट कंस्टिट्यूटिंग 80% ऑफ, यानी कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की सबसे बड़ा हिस्सा है, उसका 80% का गठन इसके द्वारा ही किया जाता है। अब इनमें कौन सा रॉन्ग है, इट हैज़ 3 पार्ट, यानी कि इसके पास 3 पार्ट हैं, 2 लेटरल सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड 1 सेंट्रल वर्मिक्स। तो ये हो जाएगा गलत, यानी कि डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV स्टैंड्स फॉर, यानी कि HIV का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर HIV का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25th है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव वेरी सिंपल आईज दैट आर रियली जस्ट आई स्पॉट्स विच डिटेक्ट लाइट्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस जानवर के पास बहुत ही असाधारण आंखें हैं जो वास्तव में सिर्फ आंख के धब्बे हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं, तो इसको कहा जाता है, इन एनिमल्स को कहा जाता है प्लेनेरिया, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हमारी आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर आप जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।